उत्तर भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश से बीते कुछ दिनों में जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, वे न सिर्फ झकझोर देने वाली हैं, बल्कि पूरे क्षेत्र की स्थिरता पर गंभीर सवाल भी खड़े कर रही है। लगातार दूसरे दिन बांग्लादेश के कई हिस्सों में हिंसा, आगजनी और भीड़ तंत्र का जो उन्माद देखने को मिला है, उसने हालात को लगभग गृहयुद्ध जैसे मोड़ पर ला खड़ा कर दिया है। खासतौर पर हिंदू समुदाय को निशाना बनाए जाने की घटनाएं इस संकट को और भी भयावह बना देती हैं। लिंचिंग, घरों को जलाना, पत्रकारों के दफ्तरों पर हमले और खुलेआम कानून को चुनौती देती भीड़, ये सब संकेत दे रहे हैं कि हालात सिर्फ बिगड़े नहीं हैं, बल्कि नियंत्रण से बाहर होते जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि अगस्त 2024 में मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार के सत्ता में आने के बाद से अब तक हिंदुओं के खिलाफ हिंसा और उत्पीड़न की सैकड़ों घटनाएं सामने आ चुकी हैं। मई 2025 तक दर्ज रिपोर्ट्स के मुताबिक 6 से 8 महीनों के भीतर 240 से ज्यादा मामलों की शिकायतें की गई हैं। इनमें कई घटनाएं ऐसी हैं जिन्होंने इंसानियत को शर्मसार कर दिया है। हाल ही में एक बुजुर्ग दंपत्ति, जिसमें पुरुष की उम्र करीब 70 साल और महिला की उम्र लगभग 65 साल बताई जा रही है, उनको कथित तौर पर पीट कर मार डाला। ये घटना सिर्फ एक अपराध नहीं थी, बल्कि उस समय भय और असुरक्षा का प्रतीक बन गई, जिसमें आज बांग्लादेश के कई हिंदू परिवार जीने को मजबूर हैं। एक और घटना ने पूरे मामले को और भी संवेदनशील बना दिया है। एक व्यक्ति जिस पर कथित रूप से धार्मिक भावनाएं आहत करने का आरोप लगाया गया, उसे भीड़ ने पुलिस कस्टडी से निकालकर बेरहमी से पीटा, पेड़ से बांधा और आग के हवाले कर दिया। आरोप ये था कि कपड़े की फैक्ट्री में काम करने वाले इस व्यक्ति पर उसके ही एक सहकर्मी ने पैगंबर के अपमान का इल्जाम लगाया था। सवाल ये नहीं है कि आरोप सही था या गलत, सवाल ये है कि कानून अपने हाथ में लेने की छूट किसने दी। और उससे भी बड़ा सवाल ये है कि जब वो व्यक्ति पुलिस की हिरासत में था तो फिर भीड़ तक कैसे पहुंचा। इससे पुलिस और कट्टरपंथी तत्वों की कथित मिलीभगत पर गंभीर संदेह पैदा होता है। तो वहीं इन घटनाओं के बीच मोहम्मद यूनुस के बयानों को लेकर भी तीखी बहस छिड़ी हुई है। कुछ समय पहले एक विदेशी इंटरव्यू में उन्होंने ये कहकर विवाद खड़ा कर दिया था कि बांग्लादेश में हिंदुओं को अपनी पहचान जाहिर करने से बचना चाहिए, वरना हमले हो सकते हैं। आलोचकों का कहना है कि इस तरह के बयान अप्रत्यक्ष रूप से कट्टरपंथी तत्वों को प्रोत्साहन देते हैं। उनका तर्क है कि अगर देश का शीर्ष नेतृत्व ही ऐसी बातें कहेगा तो हिंसा करने वालों के हौसले और बढ़ेंगे। यही वजह है कि शेख हसीना के शासनकाल और मौजूदा हालात की तुलना बार बार की जा रही है। शेख हसीना के समय हिंदू समुदाय खुद को अपेक्षाकृत सुरक्षित महसूस करता था, जबकि अब हालात तेजी से बदतर होते जा रहे हैं। हालांकि बढ़ते अंतर्राष्ट्रीय दबाव और आलोचना के बीच मोहम्मद यूनुस ने हाल ही में ये बयान जरूर दिया है कि हिंदुओं की लिंचिंग में शामिल लोगों को बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन जमीनी हकीकत इस दावे से मेल नहीं खाती। कई मामलों में न तो नामजद FIR दर्ज हुई है और न ही अज्ञात आरोपियों के खिलाफ ठोस कार्रवाई दिख रही है। ऐसे में सवाल उठता है कि जब कानूनी प्रक्रिया ही आगे नहीं बढ़ रही तो दोषियों को सजा कैसे मिलेगी। सिर्फ बयान देने से न तो पीड़ितों को न्याय मिलता है और न ही समाज में भरोसा बहाल होता है। तो वहीं इस बीच छात्र नेता शरीफ उस्मान हादी की हत्या ने हालात को और विस्फोटक बना दिया है। उनके शव के सिंगापुर से बांग्लादेश लाए जाने की खबर के साथ ही राजधानी ढाका समेत कई इलाकों में हाई अलर्ट घोषित कर दिया है। संवेदनशील क्षेत्रों में अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए गए, लेकिन इसके बावजूद रात भर सड़कों पर प्रदर्शन और तोड़फोड़ का सिलसिला जारी रहा। भीड़ का गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा और सरकार हालात संभालने में असहाय नजर आ रही है। तो वहीं पत्रकारों के दफ्तरों पर हमले और मीडिया संस्थानों को निशाना बनाया जाना इस बात का संकेत है कि अराजक तत्व अब किसी भी आवाज को दबाने से पीछे नहीं हट रहे। कई पत्रकारों को अपनी जान बचाने के लिए दफ्तर छोड़कर भागना पड़ा। ऐसे में सवाल उठता है कि जब मीडिया ही सुरक्षित नहीं है तो आम नागरिक, खासकर अल्पसंख्यक समुदाय, किससे उम्मीद करे। तो वहीं इन हालात ने भारत के लिए भी गंभीर चुनौतियां खड़ी कर दी है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये संकट 1971 के बाद से सबसे बड़ा क्षेत्रीय संकट बन सकता है। उस समय भारत ने हस्तक्षेप कर बांग्लादेश के निर्माण में अहम भूमिका निभाई थी। आज हालात अलग है, लेकिन चुनौतियां कई ज्यादा जटिल है। पहली और सबसे बड़ी चुनौती है बांग्लादेश में रहने वाले हिंदुओं की सुरक्षा। दूसरी चुनौती है वहां बढ़ता चीन और पाकिस्तान का प्रभाव। रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन और पाकिस्तान के साथ मिलकर बांग्लादेश में अरबों डॉलर का निवेश हुआ है और भारत विरोधी माहौल को हवा दी जा रही है। तो वहीं इसके अलावा भारत के लिए सीमा सुरक्षा भी एक बड़ी चिंता बनती जा रही है। आशंका जताई जा रही है कि बांग्लादेश की अस्थिरता का फायदा उठाकर आतंकवादी घुसपैठ की कोशिशें तेज हो सकती है। इसी वजह से भारत को वीजा सेवाओं पर रोक और अपने नागरिकों के लिए ट्रैवल एडवाइजरी जारी करनी पड़ी है।
लेकिन इन कदमों में सिर्फ भारत की सुरक्षा सुनिश्चित होती है, बांग्लादेश के भीतर फंसे हिंदुओं की तकलीफ कम नहीं होती। तो वहीं अंतर्राष्ट्रीय समुदाय खासकर अमेरिका भी हालात पर नजर बनाए हुए है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने हिंसा की निंदा करते हुए बयान जारी किए हैं और असामाजिक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई की बात कही है, लेकिन जमीनी स्तर पर बदलाव नजर नहीं आ रहा। यही वजह है कि ये सवाल और गहरा होता जा रहा है कि क्या मौजूदा सरकार सिर्फ निंदा और अपीलों से आगे बढ़ पाएगी या फिर हालात को संभालने के लिए कोई ठोस कदम उठाएगी। तो वहीं आज बांग्लादेश एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां एक गलत फैसला पूरे देश को और गहरे संकट में धकेल सकता है। कानून का डर खत्म होता दिख रहा है, भीड़ का राज कायम है और अल्पसंख्यकों के लिए जीवन लगातार असुरक्षित होता जा रहा है। भारत के लिए ये सिर्फ एक पड़ोसी देश का आंतरिक मामला नहीं रह गया है, बल्कि मानवीय, रणनीतिक और हिंदुओं की सुरक्षा से जुड़ा बड़ा प्रश्न बन चुका है। आने वाले दिनों में ये देखना बेहद अहम होगा कि क्या बांग्लादेश की सरकार हालात पर काबू पाती है या फिर ये संकट पूरे क्षेत्र की स्थिरता के लिए और भी बड़ी चुनौती बनकर उभरता है।